Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI where we are going to discuss the history of 9 February। जी हाँ, 9 फरवरी के दिन क्या घटा था, क्या हुआ था ऐसा जिसको याद रखना है जरूरी, उन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में हमारे साथ हैं हिस्ट्री गुरु, जिनका स्वागत करेंगे हम इस सेशन में। और बिल्कुल कैंडिडेट्स, आप सभी का, व्यूअर्स का, जितने भी जुड़ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि ये सेशन होने वाला है खास। और क्यों होगा ये खास जानेंगे बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से। जी, सारे लोगों का हम बहुत अपने एस्पायरेंट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नए दिन यानी कि 9 फरवरी की, और बहुत सारी न्यूज़ के साथ में ऐसी न्यूज़ यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए कलेक्ट की हैं। वो न्यूज़ आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जरूर बनेंगे वहां से, चाहे वो नेशनल रेफरेंस में हो चाहे इंटरनेशनल रेफरेंस में हो। और साथ में 10 क्वेश्चंस पर डे जैसा हम डेली डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो आपका FYI क्वेश्चन बैंक के नाम से हमने उसको बिल्कुल FYI क्वेश्चन बैंक कहा है। तो उसमें 10 क्वेश्चन पर डे यानी कि एक पेज नया जोड़ा जा रहा है, उस पर बहुत फोकस करिए, उससे क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि CGL का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें जो हमारे एस्पायरेंट MTS यानी कि SSC मल्टीटास्किंग का फॉर्म भरा हुआ है, एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर GA या GS के 50 क्वेश्चंस रखे गए हैं और 50 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। और हमारे साथ अगर कोई भी एस्पायरेंट किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग वो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन को हम बिल्कुल लेवल वाइज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर कोई किसी PSC से रिलेटेड क्वेश्चन है या UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि वो क्वेश्चन आपका किस लेवल का है और किस एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं क्या इवेंट्स थे। बट ये से एक बार हम याद दिला दें कि डू शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स, व्यूअर्स एंड एस्पायरेंट्स कैन जॉइन दिस सेशन, क्योंकि ये सेशन आप ही का है, आप ही के लिए है, आप ही की जानकारी के लिए है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला इवेंट जो हुआ था 1900। सो 1900 वाज द ईयर, 9 फरवरी वाज द डेट व्हेन द डेविस कप कंपटीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो बिल्कुल खुद में ही सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, पर आपसे जानेंगे व्हाई इट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल मैम, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, ये तो न्यूज रही आप लोगों के सामने कि 1900 ईस्वी में यानी कि 1900, और आज ही का वो दिन था 9 फरवरी को, जब डेविस कप कंपटीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, यानी ये पूरी तरीके से स्थापित कर दिया गया और कंपटीशन होना शुरू हो गया। अब डेविस कप की बात आएगी तो देखिए, एक क्वेश्चन ये यहां से बन सकता है। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा टेनिस। क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा टेनिस। दूसरा, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि टेनिस का विश्व कप किसे कहा जाता है, देखिए 2 क्वेश्चन आ गए आपके पास में, टेनिस का विश्व कप किसे कहा जाता है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डेविस कप को टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। डेविस कप दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है, और ये टेनिस की एक प्रतियोगिता है। तो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, पहला मैंने बताया कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस। दूसरा, अगर टेनिस के विश्व कप की बात पूछी जाएगी तो भी आपका डेविस कप का नाम लिया जाएगा। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, इसीलिए इसको ध्यान से सुनते चलें। इफ वांटिंग तो आप उसको जॉट भी कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इवेंट। वहां पे जो हुआ था 1986। तो 1986 वाज द ईयर, 9 फरवरी वाज द डेट व्हेन हेलीज कॉमेट लास्ट अपीयर्ड इन द इनर सोलर सिस्टम। तो अगेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। जी बिल्कुल मैम, बहुत महत्वपूर्ण ये न्यूज है, हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई न्यूज है। अगर कोई भी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ता है तो वहां पर ये हेली कॉमेट के बारे में जरूर डिस्कस किया जाता है। और आज ही के दिन 9 फरवरी वर्ष 1986 को हेली कॉमेट अपीयर्ड इन द इनर सोलर सिस्टम, यानी कि ये देखा गया था हेली पुच्छल तारा, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज बन सकती है। अब यहां से ये जो हेली धूमकेतु है, कॉमेट मतलब धूमकेतु भी होता है, तो बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हेली कॉमेट को एक लघु अवधि के लिए धूमकेतु के रूप में बेहतर जाना जाता है, यानी कि एक धूमकेतु के रूप में जाना जाता है, और यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद में, यानी कि आफ्टर 76 ईयर्स देखा जाता है। ये जरूर पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि पूछा गया है कितने वर्षों के बाद में देखा जाता है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 76 ईयर्स के बाद में देखा जा सकता है। और इसको एकमात्र ऐसा धूमकेतु है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अब इसे धूमकेतु के रूप में सबसे पहले 1705 में अंग्रेज खगोल वैज्ञानिक एडमंड हेली
ने पहचाना था। याद रखिएगा, एडमंड हेली ने 1705 में इसको पहचाना था। उन्हीं के नाम पर बाद में इसका नाम हेली धूमकेतु रखा गया। और आखिरी बार, देखिए ये वही न्यूज है, आखिरी बार 1986 में दिखाई दिया था। और ऑब्वियसली अगर आफ्टर 76 ईयर्स बात करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमको दिखाइएगा 2061 यानी कि 2061 में ये दिखाई देगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। तो आगे बात होगी बर्थडेज की, किन के बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, किन की जन्म तिथि होती है आज ही के दिन 9 फरवरी को। तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज सीपी कृष्णन नायर। 1922 वाज द ईयर, 9th फरवरी वाज द डेट व्हेन सीपी कृष्णन नायर वाज बोर्न। तो बिल्कुल सर आपसे जानेंगे कौन थे ये और क्या था इनका सामाजिक योगदान। जी बिल्कुल मैम, अगर हम सीपी कृष्णन नायर साहब की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अगर कोई भी पर्सनालिटी हमारे सामने आती है, अगर शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिखा हुआ है तो पूरा नाम हमको जरूर जानना है। तो सबसे पहले इनके पूरे नाम की बात करते हैं। इनका पूरा नाम है चित्रत पूवकट्ट कृष्णन नायर। चित्रत पूवकट्ट कृष्णन नायर इनका पूरा नाम है। भारतीय बिजनेसमैन यानी कि इंडियन बिजनेसमैन रहे हैं, भारतीय कारोबारी रहे हैं। और इन्होंने होटल लीला वेंचर, याद रखिएगा, अगर जो लीला होटल्स की जो सीरीज दिखती है बिल्कुल उसके संस्थापक भी हैं, उसके ऑनर भी हैं। तो लीला वेंचर के संस्थापक भी माने जाते हैं। 2010 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा था। इनका जन्म कन्नूर जिले में यानी कि कन्नूर जिले केरल राज्य में हुआ था। बिल्कुल, नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज परिमर्जन नेगी। 1933 वाज द ईयर, 9th फरवरी वाज द डेट व्हेन परिमर्जन नेगी वाज बोर्न। तो बिल्कुल सर कौन थे ये एंड व्हाट वाज हिज सोशल कंट्रीब्यूशंस। ये बिल्कुल मैम बहुत महत्वपूर्ण ये पर्सनालिटी है और बहुत एज में भी बहुत कम है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे एस्पायरेंट कुछ भी चेस से रिलेशन रखते हैं कि नहीं, चेस खेलने के शौकीन होंगे अगर कुछ लोग, तो बिल्कुल जान जाएंगे परिमार्जन नेगी का नाम। ग्रैंड मास्टर रहे हैं और बहुत कम एज के ग्रैंड मास्टर रहे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और एशियन एंड इंडियन चैंपियन भी रहे हैं, यानी कि जो जूनियर ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो इन्होंने जीता था। एशिया लेवल पर और इंडिया लेवल पर भी ये ग्रैंड मास्टर रहे हैं। और सबसे पहले जो इन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता था वो केवल 13 वर्ष और 142 दिन की आयु में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था सन 2006 में, याद रखिएगा। और सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर चेस के कहे जाते हैं, यानी कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर के सबसे युवा ये ग्रैंड मास्टर रहे हैं। 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, देखते हैं डेथ की कि किन की मृत्यु हुई थी, किन का देहांत हुआ था आज ही के दिन में, किन की पुण्यतिथि होती है। तो पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज नादिरा। 2006 वाज द ईयर, 9th फरवरी वाज द डेट व्हेन नादिरा डाइड। तो बिल्कुल सर इनका नाम तो सेल्फ में ही डिफाइंड है, पर आपसे जानेंगे कि व्हाई शी इज सो इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, नादिरा जी की अगर बात करते हैं तो ये फेमस रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक नायिका रही हैं और ज़्यादातर नेगेटिव रोल के लिए जानी गई। नकारात्मक रोल इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में किया है। और ये मुड़मुड़ के ना देख गर्ल के नाम से बिल्कुल जानी जाती है। एक गाना भी मुड़मुड़ का ना देख आया था, तो उसी के नाम पर इनको मुड़मुड़ के ना देख गर्ल के नाम पर जाना गया है। अधिकतर फिल्मों में नेगेटिव रोल इन्होंने किया है। और याद रखेंगे अगर इनकी कुछ हम महत्वपूर्ण फिल्मों की बात करते हैं तो याद रखिएगा जोश तमन्ना, सफर, तलाश, मेरी सूरत, तेरी आंखें आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में रही हैं। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी। देखें तो यहाँ पे आ गए हैं बाबा आमटे जी। 2008 वाज द ईयर, 9th फरवरी वाज द डेट व्हेन बाबा आमटे डाइड। तो बिल्कुल सर जानेंगे बाबा आमटे जी कौन थे। बिल्कुल, बाबा आमटे साहब के बारे में तो सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि जब ये तब हाईलाइटेड बहुत ज्यादा हो गए थे जब इनको गांधी शांति अवार्ड दिया गया था। और ऐसे व्यक्ति हैं, एक तरफ हम मदर टेरेसा की अगर बात करते हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की उन्होंने स्थापना की, तो ऐसे कुछ समाज सेवियों में बाबा आमटे की गिनती की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण समाज सेवी रहे हैं। मुरलीधर देवीदास आमटे इनका पूरा नाम था। बाबा आमटे के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत के प्रमुख व सम्मानित समाज सेवी रहे हैं। और कुष्ठ रोगियों, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करके उन्होंने अनेक आश्रमों की उनके लिए स्थापना की, क्योंकि कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जिसको कि समाज में बिल्कुल नकारा जाता है, छूत वाला रोग माना जाता है, कोई पास आने नहीं देता है। तो ऐसे कुछ जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग थे उनके लिए इन्होंने बहुत सारे आश्रमों की भी स्थापना की।
और एक आनंद वन। कई बार पूछा गया है, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा कि आनंद वन आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो वहां पर बाबा आमटे साहब का नाम आएगा। 9 फरवरी 2008 को 94 साल की आयु में इनका निधन हो गया था। 1985 याद रखिएगा, 1985 में इनको भारत सरकार ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। 1986 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। 1971 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और अंतिम में 1999 में गांधी शांति पुरस्कार से इनको नवाजा गया। बिल्कुल। आगे अगर हम बात करें तो वी हैव बाला सरस्वती। 1984 वाज द ईयर, 9 फरवरी वाज द डेट व्हेन बाला सरस्वती डाइड। अब कौन थी जी बिल्कुल, अब बाला सरस्वती जी के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पूरा नाम जरूर हमें इनका मालूम होना चाहिए। टैगोर बाला सरस्वती इनका पूरा नाम था। इंडियन डांसर रही हैं, याद रखिएगा। भरतनाट्यम और शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं और अपने कला के लिए इनको भारत सरकार ने 1977 में पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा था। बिल्कुल। बढ़ेंगे इसी के साथ, आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की व्हाट आर द क्वेश्चंस, किसको आज हमने इंक्लूड किया है हमारे FYI के सेशन में। तो लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कपिला वाज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ। कपिल सर्वप्रथम प्रतिपादक थे किसके? सांख्य स्कूल, विशेषिका स्कूल, मीमांसा स्कूल या वेदांता स्कूल। तो आंसर्स की अगर हम बात करें तो यू कैन टाइप योर आंसर्स विद #FYI। ABCD ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कपिला वाज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ। कपिला सर्वप्रथम प्रतिपादक कहाँ थे? तो बिल्कुल आंसर आपके आने यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। #FYI A के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं, दैट इज सांख्य स्कूल। तो क्या सर ये सही है? बिल्कुल मैम, और जो फिलोसफी स्कूल्स की बात होती है तो वहां पर हमने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया है। वहां पर डिफरेंट फिलोसफी की बात की गई थी। देखिए, ये एक दर्शन की बात की गई है, सांख्य स्कूल जो फिलोसफिकल स्कूल था एक। तो अगर फिलोसफी की बात की जाएगी, चाहे आपसे पूछा जाए सांख्य फिलोसफी के फाउंडर कौन थे, तो महर्षि कपिल का नाम आता है। अब देखिए यहाँ पर मीमांसा, वेदांत और वैशेषिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपसे मीमांसा के बारे में पूछा जाए तो मीमांसा 2 भागों में बटी हुई है, याद रखिएगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अगर पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो वहां पर संस्थापक जैमिनी का नाम आता है। उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो वहां पर बादरायण का नाम आता है, याद रखिएगा। अगर वैशेषिक की बात करते हैं तो कणाद ऋषि का नाम आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो दर्शन हैं, चाहे न्याय का दर्शन हो, चाहे चारवाक दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन है, चाहे मीमांसा दर्शन है, चाहे आपका जो वेदांत स्कूल्स की बात की गई तो वेदांत में बहुत सारे स्कूल्स आते हैं। वहां पर शंकराचार्य का दर्शन आता है, रामानुजाचार्य का दर्शन आता है, माधवाचार्य का दर्शन आता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे अद्वैतवाद हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद हो, चाहे द्वैताद्वैतवाद हो, ये सारे आपको याद होना चाहिए। क्योंकि आप चाहे अगर किसी भी PSC का एग्जाम दे रहे हैं या CGL का एग्जाम दे रहे हैं या CPF का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Harisena, the author of the famous Prayag Prashasti, adorned the court of which Gupta ruler? हरिसेन जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था, किस गुप्त शासक के दरबार में था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमार गुप्ता फर्स्ट? तो जल्दी से देखेंगे यहाँ पे आंसर्स #FYI के साथ। यू कैन टाइप योर आंसर्स। और आंसर की अगर हम बात करें तो यस, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर। और कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स टाइप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स। जी बिल्कुल, अब बहुत मैम नोन क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए, हरिसेन याद रखिएगा एक प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था। और प्रयाग प्रशस्ति क्या था? प्रयाग प्रशस्ति की मतलब कुछ ना कुछ लेख था और किस सम्राट के बारे में उसने प्रशस्तियों का वर्णन किया था, वो गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी तो हरिसेन नाम आएगा। और किसके दरबार में रचना की थी, किसकी तारीफों के बारे में वहां पर बताया गया था, तो वहां पर समुद्रगुप्त का नाम आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? C। लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इस प्रश्न में जो आपको विकल्प A दिख रहा है यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अगर कभी आपसे पूछा जाए परम भागवत के नाम से किसको जाना जाता है तो वहां पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आएगा। बिल्कुल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following coal fields and the states in which they occur is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र और जिन राज्यों में वे पाए जाते हैं सुमेलित नहीं है? सिंगारनी तेलंगाना, तलचेर महाराष्ट्र, झारिया झारखंड, सोहागपुर MP।
So quickly type your answers with hashtag FYI कि which of the following coal fields and the states in which they occur is not correctly matched. Options आपके सामने हैं and candidates have started trying the answer for. तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, that is तलचेर महाराष्ट्र। जी बिल्कुल मैम, हमारे एस्पायरेंट बी ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हैं, एकदम सही है। अब देखिए सिंगरौनी ये तेलंगाना में स्थित है, तलचर उड़ीसा में स्थित है, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है मिसमैच, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर यहाँ पर तलचर उड़ीसा होता तो बिल्कुल मैच होता। झरिया झारखंड में है, सोहागपुर शहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मेलघाट टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? मेलघाट टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मेघालय या उड़ीसा? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेलघाट टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है? जल्दी से आंसर्स टाइप करना शुरू कर दीजिए हैशटैग FYI के साथ। एंड यस, यहाँ आंसर आने शुरू हो भी रहे हैं धीरे धीरे। हैशटैग FYI D, कुछ लोग B टाइप कर रहे हैं, कुछ A और C के साथ भी जा रहे हैं। मैम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व के बारे में, बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हटके पूछा गया है। एक टाइगर रिजर्व है मेलाघाट, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो जितने एस्पायरेंट हमारे ए आंसर, जैसा कि बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है कि अगर कभी आपसे पूछा जाए मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए महाराष्ट्र, यानी ए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अब यहां पर अगर टाइगर रिजर्व की बात आई है, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में कब आया था, तो 1973 में आया था, जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कर्नाटका के अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो कर्नाटका में अगर प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा बनेरघट्टा, जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, वहां पर बनेरघट्टा तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, नेशनल पार्क वहां पर बनाया गया है। नागरहोल, याद रखिएगा अगर कभी आपसे नागरहोल के बारे में पूछा जाए, तो वो भी कर्नाटका में स्थित है। तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाउन ऑन गोदावरी रिवर? निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी पर स्थित है? नासिक, नागरकोइल, हैदराबाद या नागपुर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाउन ऑन गोदावरी रिवर की अगर हम बात करें, तो जल्दी से टाइप करना शुरू कर दीजिए हैशटैग FYI के साथ। नासिक, नागरकोइल, हैदराबाद या नागपुर? देखें यहाँ पे बिल्कुल आंसर आने शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर A के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं नासिक। जी बिल्कुल मैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पूछा भी गया है, और आसान भी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। देखिए फैक्चुअल फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो या तो आपको पता है तब तुरंत आप क्लिक हो जाएगा, आप करेक्ट कर देंगे। अगर नहीं पता है तो वहां पर सोचने की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर सोचने की गुंजाइश बनती है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। गोदावरी नदी पर स्थित शहर का नाम पूछा गया है, तो नासिक वो शहर है, महाराष्ट्र राज्य का नासिक वो शहर है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब बाकी आपको एक जो सी ऑप्शन दिख रहा है हैदराबाद, यानी कि कैपिटल भी है आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की भी, तो वहां पर जो हैदराबाद का नाम लिया गया है। अगर कभी आपसे पूछा जाए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो जल्दी से हमारे एस्पायरेंट हमको जरूर बताएं, हैशटैग FYI के फॉर्म में आंसर करना ना भूलें कि हैदराबाद किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल, तो ऑन विच रिवर बैंक हैदराबाद इज सिचुएटेड? इस क्वेश्चन का काउंटर पूछा है सर ने, तो जल्दी से हम यहाँ जानेंगे कि पर्टिकुलर हैदराबाद किस नदी के किनारे, किस रिवर बैंक पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। अजीम अहमद जी टाइप कर रहे हैं नर्मदा, जो कि गलत है। बिल्कुल मैम, नर्मदा तो है ही नहीं। बिल्कुल, अब यहाँ दिवांशु जी का आंसर आया है कावेरी। कावेरी भी नहीं है हिमांशु जी। तो यहाँ देखिए मूसी रिवर जी उज्जवल जी ने आंसर किया है। उज्जवल जी एकदम सही आंसर है आपका। अगर पूछा जाएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी। देखिए कोशिश यही है कि जो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके सामने आया, एक अच्छे एस्पायरेंट की पहचान क्या होती है सर, कि एक क्वेश्चन आया, अब उससे रिलेटेड जो डिफरेंट सिटीज है, यहाँ पर एक शहर का नाम पूछा गया, अब प्रमुख शहर आप जरूर देख के जाएं, चाहे दिल्ली पूछा जाए, चाहे मथुरा पूछा जाए, लखनऊ पूछा जाए, गाजीपुर पूछा जाए, जी बिल्कुल, चाहे आपका बनारस पूछा जाए, चाहे डिब्रूगढ़ पूछा जाए, अगर कोई भी आपका शहर पूछा जाएगा, तो कम से कम महत्वपूर्ण जो शहर हैं किन नदियों के किनारे स्थित है नेशनल लेवल पर, तो आपको पढ़ करके जाना ही चाहिए। बिल्कुल, बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Where is the National Academy of Agriculture Research Management located? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ईटानगर, देहरादून, हैदराबाद, न्यू दिल्ली?
तो कहाँ है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड, जल्दी से टाइप करके हमें बताएं। तो कहीं ना कहीं सर कल आपने डिस्कशन में ये बताया भी था, तो हमें लगता है अगर कैंडिडेट्स ने फोकस किया था, कॉन्सेंट्रेट किया था, तो आज के इस क्वेश्चन का आंसर देना उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ऑप्शंस चारों आपके सामने ही, ईटानगर, देहरादून, हैदराबाद या न्यू दिल्ली। आंसर आ रहे हैं मिक्स, ऑप्शन नंबर बी और सी। जी बिल्कुल मैम, एक हम क्वेरी ले लेते हैं। हमारे एक स्टूडेंट पूछ रहे थे उज्जैन किस नदी के, क्षिप्रा पूछ रहे थे किस। देखिए उज्जैन की अगर बात आएगी तो वो क्षिप्रा नदी के तट पर है, यानी कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी की बात की गई है, यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, और कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। अब देखिए एक मैंने बात की थी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बात की थी, और उसके साथ में मैंने ये भी बताया था ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। वो दोनों तो नई दिल्ली में स्थित थे, लेकिन यहाँ पर एक एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट की बात की गई है। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हैदराबाद। यानी कि अगर हमारे एस्पायरेंट हैदराबाद, जैसा कि कम लोग आंसर कर रहे थे, लेकिन हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। और सारे लोग जानते हैं NG रंगा, जी हाँ बिल्कुल, NG रंगा के नाम पे वो विश्वविद्यालय जाना जाता है, वो एकेडमी जानी जाती है। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं व्हाट इट इज। इन इंडिया ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन अल्टीमेटली लाइज इन द, भारत में संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं कहाँ? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या तो फिर प्राइम मिनिस्टर्स। तो भारत में सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम बात करें, यूनियन अल्टीमेटली किस में आ जाती है? तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सर इसका आंसर कैंडिडेट्स को देना थोड़ा सा इजी हो सकता है अगर वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें और ध्यान से आंसर दें। ऑप्शन नंबर ए के साथ भी जा रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स, बी के साथ भी जा रहे हैं, अब यहाँ कुछ सी के साथ भी जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इस क्वेश्चन को मैम डिस्कस करने से लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमारे कुछ एस्पायरेंट कंफ्यूज है। देखिए वहां पर अगर आपसे भारतीय कृषि अनुसंधान की बात की गई थी, यहाँ पर मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की बात की गई थी, तो बिल्कुल प्रबंधन वाला आपका हैदराबाद में है। अगर आपका भारतीय कृषि अनुसंधान की बात की जाएगी तो वो नई दिल्ली में है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको जरूर क्लियर करके रखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की गई है और ये पूछा गया है कि अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव पावर किसमें निहित होती है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक है, एग्जीक्यूटिव हेड भी कहा जाता है। देखिए अब इस प्रश्न पर बिल्कुल फोकस करिएगा। अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष या वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा मंत्रिपरिषद। तो यानी कि ये दोनों में डिफरेंस है। अगर केवल पूछा जाए कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित है तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका तो वहां पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का नाम आता है। अब ये जो तीन पार्ट हैं याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट का नाम आएगा, हेड होता है। लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो वहां पर राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। अगर जुडिशरी की बात करेंगे तो सेंट्रल में हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। ऐसे ही स्टेट में अगर आप लेते हैं तो वहां पर गवर्नर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, और अगर जुडिशरी में बात करेंगे तो हाई कोर्ट वहां पर काम करता है। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who among the following stated that there was no slavery in India? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में गुलामी नहीं थी? स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, फाहीन या हुआन सैंग? तो बिल्कुल इसके आंसर्स आप टाइप कर सकते हैं #FYI के साथ कि किसने ये कहा था कि देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया, भारत में गुलामी नहीं थी। आंसर्स की बात करें तो यस यू कैन चूज ऑप्शन स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, फाहीन या हुआन सैंग। तो कहीं ना कहीं आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं, ए के साथ जा रहे हैं, पर मैक्सिमम अगर हम देखें तो मेगास्थनीज या फाहीन के साथ जा रहे हैं, दैट इज बी एंड सी। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन जरूर है और कई बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीएससी में भी पूछा गया। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि गुलामी कहाँ पर, गुलामी भारत में नहीं थी, इस चीज को कौन बताता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेगास्थनीज है, स्ट्रैबो है, फायान है, हंसांग है। लेकिन ये बात कही किसने है? मेगास्थनीज ने, याद रखिएगा। और मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक है
जिसका नाम है इंडिका। याद रखिएगा, मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक भी है इंडिका। तो ये सारी चीजें मेगास्थनीज में बताई हैं कि भारत में गुलामी की प्रथा नहीं है। लेकिन जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दिख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो आपके सामने है, लेकिन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाएगा फाहियान, हम अपने एस्पायरेंट से काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए फाहियान किसके समय में आया था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जल्दी से #FYI के फॉर्म में हमको आंसर करना ना भूलें कि फाहियान किस शासक के समय में आया था। बिल्कुल, तो फाहीन किस शासक के समय में आया था, दैट मीन्स इन विच रूरल की अगर हम बात करें वहां पे कि रूलर कौन था पर्टिकुलर फाहीन के आने के टाइम पे, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं कैंडिडेट्स। फाहीन कब आया था भारत? व्हेन फाहीन केम टू इंडिया। चंद्रगुप्त 2 आ रहा है सर। जी बिल्कुल मैम, चंद्रगुप्त 2 यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। और ह्वेनसांग जो प्रसिद्ध है वो हर्षवर्धन के समय में था। और दोनों के यात्रा वृत्तांत भी हैं, दोनों ने किताबें भी लिखी हैं। याद रखिएगा, अगर फाहियान के बारे में पूछा जाए तो फो क्यू की इनकी प्रसिद्ध किताब है। ह्वेनसांग के बारे में पूछा जाए तो सी यू की इनकी प्रसिद्ध किताब है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज एसोसिएटेड विद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे? सितार, गिटार, शहनाई या तबला? तो जल्दी से आंसर करेंगे #FYI के साथ। तो लेट्स लुक अपॉन पर्टिकुलर व्हाट आर योर आंसर्स, सितार, गिटार, शहनाई या तबला। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी द इजी वन टू आंसर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं, किससे एसोसिएटेड हैं। तो आंसर आने यस यहाँ कहीं ना कहीं शुरू भी हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कैंडिडेट्स, दैट इज शहनाई। जी बिल्कुल मैम, एकदम सही आंसर है। हमारे एस्पायरेंट है, ये प्योर जीके का क्वेश्चन है सर। अगर आप देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और प्लेयर, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सितार के बारे में पूछा जा सकता है, गिटार का भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन रखा, फेमस पर्सनालिटी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? शहनाई से संबंधित थे। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वॉज, भारत में प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चांदीदा या झांसी की रानी? तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर कि द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वॉज, तो आंसर्स यू कैन टाइप विद यस #FYI। और आंसर्स की अगर हम बात करें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के आंसर्स आने शुरू भी हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आलम आरा। बिल्कुल मैम, सही एकदम आंसर है कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, तो वहां पर आलम आरा का नाम लिया जाता है। फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म के नाम से जानी जाती थी और 14 मार्च 1931 को ये फिल्म आई थी। उसके बाद में अगर इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कभी बात पूछी जाए तो याद रखिएगा आदेशर ईरानी साहब थे। आदेशर ईरानी साहब ने इसको रिलीज किया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चंस जीके के क्वेश्चंस में आते हैं। मैं एक बात जरूर हम अपने एस्पायरेंट को बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारे पास उत्तर आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं, आंसर देने में जल्दबाजी करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शंस चारों पढ़िए और चारों पढ़ने के बाद में वहां पर आपको उत्तर लगाना है। क्योंकि जल्दबाजी अगर आप कर रहे हैं, हो सकता है आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता हो और जल्दबाजी में आप गलत हो जाते हो। इसीलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो आपका बिल्कुल चलता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर गलती करेंगे तो एक क्वेश्चन भी भारी पड़ सकता है और एक क्वेश्चन आपको अंदर भी कर सकता है, एक क्वेश्चन बाहर भी कर सकता है। यानी कि आप कंपटीशन में बने भी रह सकते हैं और कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं। तो बहुत केयरफुली तरीके से क्वेश्चन रीड करिए, उसके बाद में उसके ऑप्शन रीड करिए, देन आंसर करिए। बिल्कुल, तो इसी क्वेश्चन के साथ और इसी सेशन का हम यहीं खत्म करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस योर व्यूज सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। एंड यस, सब्सक्रिप्शन इफ लेफ्ट ओवर, डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन ऑल्सो। और बिल्कुल आपसे फिर मुलाकात होगी फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के नए सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।